नमस्कार दोस्तों। टारगेट विथ एसडीएम आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बिहार के नदी तंत्र में कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू लेकर आए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ से आपकी परीक्षा जो 27 दिसंबर 2020 को दिन के 12 बजे से 2 बजे तक होने वाला है, इस एग्ज़ाम में आपको यहाँ से एक दो प्रश्न देखने को मिलेगा और अपने उत्साह को बनाए रखिए। अब एग्ज़ाम का बहुत कम समय बचा हुआ है। इस कम समय में अधिक से अधिक इस कम समय का जो बचा हुआ समय है उसका उपयोग कीजिए। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि अब नई चीज़ों को पढ़ने से बचें और ख़ासकर नई पुस्तकों को तो आप पढ़े ही नहीं। आप ऑलरेडी आप जितना पढ़ चुके हैं इतने दिन पहले, अब उसको बस अब रिवीजन कीजिए और वो भी रिवीजन फास्ट रिवीजन कीजिए। अब यह मत देखिए कि ये बुक नहीं पढ़े अब वो बुक पढ़ लेते हैं, वो बुक नहीं पढ़े वो बुक पढ़ लेते हैं। तो कहीं ना कहीं आप अपने साथ छल कर रहे हैं और अब छल करने का समय नहीं है। अब बस टू दी पॉइंट, आप जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो नोट्स आपके पास है, जो नोट्स आप बनाए हैं, आप उसी को फास्ट रिवीजन कीजिए। अब आप खास करके मॉडर्न हिस्ट्री, साइंस और करेंट, इस तीनों पर अत्यधिक जोर दीजिए। अधिक से अधिक, यदि 16 घंटा पढ़ाई कर रहे हैं तो कम से कम, मेरा यह व्यक्तिगत मानना है, कम से कम 10 घंटा आप सिर्फ यह तीनों पढ़िए आप, और उस 6 घंटा जो बचा उसको आप अलग से और सभी से पढ़ सकते हैं। लेकिन यह तीनों आपको एकदम इतना टारगेट करके चलिए कि इस तीनों से अधिकतम 4 से 5 प्रश्न हमसे नहीं बने, नहीं तो पूरा प्रश्न हम बना के आए हम। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? पहला प्रश्न क्या है? सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ऑप्शन दे रहा है। ऑप्शन ए अमरकंटक, ऑप्शन बी वतपाड़, ऑप्शन सी चौराहा पहाड़ी और ऑप्शन डी खड़गडीहा। तो सोन नदी का उद्गम स्थल जो है वह कहाँ है? अमरकंटक। यहाँ से आप याद रखिएगा, सोन नदी, नर्मदा नदी और महानदी, इन तीनों का जो उद्गम स्थल है वह कहाँ है? तो वह अमरकंटक है, यह आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, प्रवाह तंत्र की सरिताओं को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? तो प्रवाह तंत्र की सरिताओं को 2 भागों में या 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट, महानंदा नदी किन नदियों को अपने में मिला लेती है? तो महानंदा नदी जो है, मयूराक्षी नदी, अजय नदी, दामोदर नदी, इन तीनों को अपनों में मिलाती है। मतलब क्या? इसका राइट आंसर होगा उपर्युक्त में सभी। तो महानंदा, आपसे ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है कि मयूराक्षी नदी किसकी सहायक नदी है, या अजय नदी या दामोदर नदी, तो महानंदा आप क्लिक कर सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की कौन सी नदी देवहा और गोगरा के नाम से जाना जाता है? कौन सा? तो बिहार की कौन सी नदी देवहा और गोगरा के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए गंडक, ऑप्शन बी घाघरा, ऑप्शन सी बागमती और ऑप्शन डी कमला। तो आप यहाँ से क्लिक करेंगे, घाघरा नदी जो है इसे देवहा और गोगरा के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ से वो प्रश्न ऐसे पूछ सकता है कि घाघरा नदी को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन वो आपको 3-4 ऑप्शन देगा, झरही, खोना, देवहा, दाहा। तो आप लगाओगे देवहा नदी को घाघरा नदी भी कहा जाता है। घाघरा नदी बिहार में कितनी किलोमीटर बहती है? तो घाघरा नदी की जो लंबाई है बिहार में वह 90 किलोमीटर है, जबकि गंगा नदी की जो लंबाई है बिहार में वह 425 किलोमीटर है। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटी गंडक, खोना, झरही, दाहा, सोनरी आदि बिहार की किस नदी की सहायक नदी है? तो आप यहाँ से क्लिक करोगे, घाघरा की सहायक नदी है यह सब। कौन सा? खोना, झरही, दाहा, सोनरी, यह सब किसकी? तो घाघरा की सहायक नदी है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, गंडक की सहायक नदी कौन सी है? किसकी? तो गंडक की सहायक नदी कौन है? मनोर, भवसा, धामती, उपर्युक्त सभी। राइट आंसर उपर्युक्त सभी। मनोर किसकी सहायक नदी है? तो गंडक की। भवसा किसकी सहायक नदी है? गंडक की। धामती किसकी सहायक नदी है? गंडक की। मतलब क्या? ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट, वेलोर, पांडे, यूरिया, तिलौर, हरहा आदि बिहार की किस नदी की सहायक नदी है? यह सब जो नदी है, पांडे नदी, यूरिया नदी, पांडे नदी, यूरिया नदी, तिलौर नदी, हरहा नदी, यह सब किस नदी की सहायक नदी है? तो आप यहाँ पर आंसर दोगे ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, बूढ़ी गंडक। तो वहाँ
एग्जाम में आपको ऐसे नहीं होगा कि यार सेम ऐसा ही क्वेश्चन वो पूछ लेगा, वो ऐसा भी पूछ सकता है कि तिलौर किस नदी की सहायक नदी है, तो आपको याद रखना बूढ़ी गंडक। हरहा किस नदी की सहायक नदी है, तो बूढ़ी गंडक। यूरिया किस नदी की सहायक नदी है, बूढ़ी गंडक। पांड्या किस नदी की वो सहायक नदी है, तो बूढ़ी गंडक। आप इस तरह से आप याद करके रखेंगे। नेक्स्ट, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर के क्षेत्रों में किस नदी की बाढ़ से खतरा बना रहता है? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, बागमती नदी के कारण इन तीनों जिला में बाढ़ का खतरा बना रहता है। कोसी नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए सप्तकोशी, बी सप्त नदी, सी सप्तकोशी, डी कोसी। तो देखिए सब नाम मिलता जुलता है, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं करना है। कोसी नदी को नेपाल में सप्तकौशिकी कहा जाता है। क्या कहा? ऑप्शन ए इज राइट आंसर, सप्तकौशिकी के नाम से नेपाल में कोसी नदी को जाना जाता है। यहाँ से आप यह भी याद रखेंगे। नेक्स्ट, नागर, बालासंगा, भंगा, रत्ना, मेची, यह सब जो नदी है यह बिहार में किस नदी की सहायक नदी है? कौन सा? तो बालासांगा, भंगा, रत्ना, मेची आदि, मतलब यह सब जो बिहार की जो नदियां हैं यह सब किस नदी की सहायक नदी है? तो आप यहाँ से याद रखेंगे यह सभी के सभी नदियाँ महानंदा की सहायक नदी है। किसकी? तो महानंदा की। वह पूछेगा रत्ना निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो महानंदा की। मेची किसकी है? तो महानंदा की। भंगा तो महानंदा की। बालासंगा तो महानंदा की। नेक्स्ट, महानंदा नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा में मिलती है? कौन सी नदी? महानंदा नदी बिहार में कहाँ पर मिलती है? तो आप याद रखेंगे मौसे महानंदा और मौसे मनिहारी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। मनिहारी के निकट महानंदा नदी गंगा में मिलती है। और गंगा बिहार में, तो आप बताओगे चौस के पास, रोहतास जो चौस जो है चौसा, वहाँ पर वो एंट्री करती है। भोजपुर और सारण, यहाँ इन दोनों के बीच का वो सीमा तय करती है। और कोसी मिलती है खगड़िया के निकट, गंडक मिलती है पटना के निकट, और पुनपुन मिलती है फतुहा के निकट। यह भी आप याद रखोगे। यहाँ से अवश्य यहाँ से एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। फल्गु नदी का उद्गम स्थल है, किस नदी का? तो फल्गु नदी का उद्गम स्थल है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। छोटा नागपुर का पठार फल्गु नदी का उद्गम स्थल है। और गया जो है यह फल्गु नदी के तट पर ही स्थित है। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिला में स्थित है? ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ककोलत जलप्रपात बिहार के नवादा जिले में स्थित है। नेक्स्ट, तमासीन जलप्रपात किस नदी की धारा से बनती है? कौन सी? तो तमासीन जलप्रपात किस नदी की धारा से बनती है? तो महान नदी की धारा से तमासीन जलप्रपात बनती है। नेक्स्ट, सूखल दरी जलप्रपात किस नदी की धारा से बनती है? कौन सी? सूखल दरी जलप्रपात जो है वह किस धारा से, सूखल दरी जलप्रपात किस धारा से बनती है? तो आप बताओगे कनहर नदी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। कनहर नदी से कौन सी जलप्रपात बनती है? तो सूखल दरी जलप्रपात कनहर नदी से बनती है। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। कर्मनासा जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? कौन सा? कर्मनासा तो बक्सर जिले में। कर्मनासा कहाँ? बक्सर में। और कर्मनासा नदी जो है यह नदी बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा भी बनाती है। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। और कर्मनासा नदी का पानी ना तो पिया जाता है ना ही नहाया जाता है। और कर्मनासा नदी का पानी एक जीव जंतु भी नहीं पीता है। आप कभी गुजरिएगा तो देखिएगा कर्मनासा नदी के चारों तरफ जो है, मतलब कि कर्मनासा नदी के साइड में बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं। और उस बोर्ड पर यह लिखा हुआ है कि इस नदी का पानी का यूज नहीं कीजिए। क्योंकि कर्मनासा मतलब क्या, एक तरह से बोल चले भाषा में बोल सकते हैं कर्म को नाश करने वाली यह नदी है कर्मनासा नदी। यह भी आप याद, मतलब क्या अपवित्र नदी के रूप में कर्मनासा नदी को जाना जाता है। यह आप याद रखोगे। नेक्स्ट, कांवड़ झील बिहार किस जिले में है? कांवड़ झील बिहार के बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ है? बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। राजगीर के ब्रह्म कुंड का औसत तापमान कितना होता है? तो राजकुंड के ब्रह्म कुंड तापमान का औसत तापमान 87 सेंटीग्रेड होता है। कितना? तो 87 सेल्सियस। यह भी आप याद रखें। तापमान कितना? 87 सेल्सियस, 87 सेल्सियस। नेक्स्ट, उत्तरी बिहार के किस नदी की औसत धार या औसत गति सर्वाधिक होती है? किसकी? तो उत्तरी बिहार के किस नदी की औसत धार सर्वाधिक होती है? उत्तरी, ऑप्शन ए इज कमला, ऑप्शन बी महानंदा, ऑप्शन सी बूढ़ी गंडक, ऑप्शन डी गंडक।
तो आप यहाँ से बताएंगे बूढ़ी गंडक। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। बूढ़ी गंडक नदी की औसत धारा सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट, बिहार के किस जिला में सर्वाधिक गोखुर झील पाया जाता है? बिहार के किस जिला में सर्वाधिक गोखुर झील पाया जाता है? तो आप यहाँ से बताएंगे सहरसा में। बिहार के किस जिला में? तो सहरसा जिला में सर्वाधिक गोखुर झील पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनपुन नदी का उद्गम स्थल है। किस नदी का? पुनपुन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ऑप्शन ए छोटानागपुर पठार, बी कैमूर का पठार, सी पलामू की पहाड़ी और डी अमरकंटक। तो पुनपुन नदी का जो है उद्गम स्थल कहाँ है यह आपको बताना है। तो पुनपुन नदी का उद्गम स्थल पलामू की चौराहा पहाड़ी। पलामू की चौराहा पहाड़ी जो है यह पुनपुन नदी का उद्गम स्थल है। किसका? पुनपुन का। अब पुनपुन कहाँ मिलती है? तो फतुहा के निकट। पुनपुन का उद्गम स्थल पलामू, प से पुनपुन, प से पलामू, प से फतुहा। तो यह पुनपुन से आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, कौन सी नदी गंगा में नहीं मिलती है? कौन सी नदी गंगा में नहीं मिलती है? ऑप्शन ए बागमती, बी फल्गु, सी कोसी, डी क्यूल। तो आप यहाँ से याद रखेंगे बागमती नदी जो है यह गंगा में नहीं मिलती है। यहाँ से आप यह याद रखेंगे। बिहार के कोसी नदी की लंबाई कितनी है? तो बिहार के कोसी नदी की लंबाई 120 किलोमीटर। कितना? 120 किलोमीटर। और घाघरा की कितनी है? तो 90 किलोमीटर। गंगा कितनी है? 425 किलोमीटर। और कोसी कितनी है? 120 किलोमीटर। ठीक। नेक्स्ट, कमला नदी किस स्थान पर प्रवेश करती है? कौन सी नदी? कमला नदी किस स्थान पर प्रवेश करती है? तो कमला नदी जयनगर में प्रवेश करती है। कहाँ प्रवेश करती है कमला नदी? तो कमला नदी जयनगर में प्रवेश करती है। यह भी आप याद रखेंगे। तब तक मत रुकिए जब तक लक्ष्य हासिल ना हो जाए, क्योंकि थकता वही है जिसे खुद के काम करने का तरीका नहीं पता होता। कहने का मतलब यह है, अब तो लक्ष्य नज़दीक है, अब तो परीक्षाएं नज़दीक हैं आपका, तो अब मत थकिए। अब थकना है तो 27 दिसंबर को 2 बजे के बाद आप 2 दिन तक खूब थकिए और खूब सोइए, खूब आराम कीजिए आप। लेकिन 27 तारीख तक आप लगातार अपनी परीक्षाओं पर ध्यान दीजिए और 27 को जमकर 12 से 2 अपना जितना भी पसीना है वह एग्जामिनेशन हॉल में जाकर बहाना है। और इस मेमोरी का जितना अधिक से अधिक हो, इस मेमोरी का प्रयोग उस एग्जामिनेशन हॉल में हमें दिखाना है कि हमारा मेमोरी कितना इंटेलिजेंट है। और यह हमें तब पता चलेगा जब एग्जामिनेशन हॉल में एग्ज़ाम पेपर के सामने मेरा मेमोरी काम करेगा तब। तो इसलिए मेमोरी को अभी मिसयूज मत कीजिए और अधिक से अधिक अपने फोकस पे, अपने सिलेबस पर ध्यान दीजिए और इधर उधर की बातों को अभी इग्नोर कीजिए भी, और कंटिन्यूटी बनाकर अपनी पढ़ाई को जारी कीजिए और नई चीज़ों पढ़ने से बचिए और घबराइए नहीं। क्या होगा नहीं होगा ये नहीं पढ़े, वो जो पढ़े अब आप उसी को सिर्फ रिवीजन कीजिए अब आप बस। किसी का यह फर्स्ट अटैम्प्ट होगा, किसी का यह फोर्थ अटैम्प्ट होगा, किसी का यह फिफ्थ अटैम्प्ट होगा। इससे कोई मतलब नहीं कि आपका अटैम्प्ट कौन सा है, मतलब इससे है कि आपकी तैयारी कैसी है। ऐसा नहीं कि आप फिफ्थ अटैम्प्ट दे रहे हैं तो आप कमज़ोर विद्यार्थी हैं, जी नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। आप में उतना ही जोश और उत्साह बना के जाइए, आपको क्रैक करना है एग्ज़ाम को बस। और यह भी मत देखिए कि एसडीओ का सीट नहीं है, एसडीएम का सीट नहीं है, जो है या नहीं है हमें नहीं पता। जो सीट है आपको उसमें से एक सीट पाना है सिर्फ। आपको 700 का 700 सीट नहीं पाना, आपको किसी एक सीट पर आपको जॉब चाहिए। उसके लिए आपको मेहनत करना, सिर्फ आप अपने लिए मेहनत करते हैं आपको सिर्फ एक सीट के लिए मेहनत करना है, आपको 651 सीट के लिए मेहनत नहीं करना है आपको। तो इस कारण से घबराए नहीं, मन को स्थिर करके रखिए और एग्जामिनेशन हॉल में अपना एक अच्छा परिचय दीजिए। एग्जामिनेशन पेपर जो आपके क्वेश्चन पेपर होता है उसको यह बतलाइए कि तुमसे अधिक सहनशक्ति और पावरफुल मेरा मेमोरी है और हम तुम्हें क्रैक करके जाएंगे। कहने क्या मतलब है, क्वेश्चन पेपर जो सामने में रहेगा उससे आप बातें कीजिए और उसके हर एक क्वेश्चन को ध्यान समझिए, पढ़िए, तब आंसर क्लिक कीजिए। और आपके पास 120 मिनट का समय रहता है, तो आप समय लेकर क्या करोगे? 120 मिनट में आपको 150 क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो इसलिए समय भी बहुत अधिक है, समय कोई कम नहीं है। किसी को ऐसा लगता है कि समय कम होता है, आधा घंटा और रहता तो हो जाता। अरे आधा घंटा क्या 2 घंटा और दे दिया जाए तो भी नहीं होगा, नहीं होने वाले से। और बनाने वाले से 1 घंटा 20 मिनट में वो बना के बैठ जाते हैं। तो ऐसी बातें नहीं हैं, आप बस लगातार मेहनत कीजिए और जो पढ़ रहे हैं उसको लगातार पढ़िए, घबराइए नहीं और नई चीज़ों को पढ़ने से बचिए और नेगेटिव लोगों से बचिए
और बहुत कम लोगों से मेल जोल अभी रखिए। अभी बस अभी सिर्फ अधिक से अधिक दोस्ती कीजिए अभी आप किताब से। एक बार जब आपको लक्ष्य मिल जाएगी तो सारी दुनिया आपके कदमों में होगी। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस तो करना ही पड़ेगा। विदाउट सेक्रीफाइस किए हुए कुछ नहीं होता है। आइंस्टीन के बारे में आप लोगों को पता होगा, सुने भी होंगे। आइंस्टीन हो या न्यूटन हो, ये लोग कभी सरस्वती पूजा नहीं किया था ये लोग, लेकिन फिर भी ये लोग कितने इंटेलिजेंट थे ये पता है। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो यह मत सोचिए कि 6-6 घंटा पूजा कर लेंगे तो मेरा एग्जाम क्रैक हो जाएगा, जी नहीं। हाँ, यह सत्य है कि भाग्य कर्म के साथ जुड़ता है। जैसे कभी आप किसी बैंक में जाओगे तो आप देखोगे एक बैंक में एक लॉकर होता है, तो वहाँ पर उस लॉकर का 2 चाबी होता है। एक चाबी आपके पास रहता है और एक चाबी बैंकर के पास, मतलब कि मैनेजर के पास रहता है एक चाबी। और आप यदि जाएंगे अपने चाबी से लॉकर खोलने के लिए तो नहीं खुलेगा, और मैनेजर यदि चाहेगा कि वो उस चाबी से लॉकर खोले तब भी नहीं खुलेगा। कहने का मतलब है दोनों चाबी जब तक उस लॉकर में एक साथ नहीं लगेगा तब तक वह लॉकर नहीं खुलता है। तो यहाँ पर यही बात है, आप अत्यधिक कर्म कर रहे हैं, जब तक ईश्वर का साथ नहीं है तब तक आप सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और ईश्वर का साथ है और यदि आप कर्म नहीं कर रहे तो भी आप सफलता नहीं मिलेगा। मतलब क्या, वह मैनेजर हुए और आप ग्राहक हुए, तो दोनों का चाबी जब एक साथ लगेगा लॉकर में तो लॉकर खुलेगा। तो वही है, भाग्य और कर्म दोनों साथ देता है। इस कारण से दोनों का सहारा लेना चाहिए आपको। धन्यवाद।